Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज चैप्टर थर्ड मोशन इन ए प्लेन का वेक्टर का अगला पार्ट हम लेने जाएंगे, लेक्चर सेकंड। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था हमारा वेक्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए थे स्केलर एंड वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो इसे रेफर कर सकते हैं। आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, वेक्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें टॉपिक कवर करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर और फाइनली देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग अप, टुकड़े करना, एक वेक्टर के टुकड़े करना इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा टुकड़े करने को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमें रेजोल्यूशन करना है वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स इन इट्स प्लेन। वेक्टर प्लेन में दो वेक्टर गिवन है और उनकी टर्म्स में हमें टुकड़े करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो चलिए उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है और हमको इसके प्लेन में स्मॉल ए और स्मॉल बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो उन वेक्टर की टर्म्स में टुकड़े करने हैं। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है, इसके हमें पीसेस करने हैं, एक स्मॉल ए और दूसरा बी की टर्म्स में। ये आप देख सकते हैं तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर है, आपकी स्क्रीन पर है ना? तो हम कह सकते हैं एक ही प्लेन में ही है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक बात है। तो अब कैसे करेंगे? देखिए, ए वेक्टर है, अपने ही प्लेन में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बी को अपने ही प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी वेक्टर को अपने प्लेन में अपने ही पैरेलल अगर हम कहीं शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए, ए के पैरेलल मैंने एक वेक्टर लिया, शिफ्ट किया। इसी तरीके से बी के पैरेलल एक वेक्टर लिया मैंने। तो अब एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर सकते हैं। क्या इस ट्रायंगल में ऐसा नजर आ रहा है हमको कि ओ क्यू प्लस क्यू पी हमें देगा ओ पी वैक्टर, जो कि ए वैक्टर है, राइट? अब हमने क्या किया है कि ये वेक्टर है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ए के बराबर ही हो, ऐसा हो सकता है डबल हो, ऐसा हो सकता है 1.5 टाइम्स हो। ठीक है, तो से जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको कह देंगे कि कुछ n टाइम्स है या लैम्डा टाइम्स है, फाइन। इसी तरीके से ये वाला जो वेक्टर है, डायरेक्शन तो वही है, तो बस मैग्नीट्यूड b से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम कह देंगे कि ये कुछ से म्यू टाइम्स है, इसको कह देते हैं लैम्डा टाइम्स है। एग्जैक्टली लैम्डा और म्यू का मतलब ये है कि इट में हैपन कि a से ये डबल हो या 1.5 टाइम्स हो, ये QP जो वेक्टर है b के कंपेयर में डबल हो 0.5 टाइम्स, यानी कुछ टाइम्स होगा, तो इसको अपने एट रैंडम एक बार म्यू कह दिया हमने, राइट? तो OQ को कह दिया मैंने लैम्डा ए का लैम्डा टाइम्स है ना? लैम्डा एक नंबर है, 0.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से आपका जो QP वेक्टर है, इसको म्यू टाइम्स ऑफ B कह दिया है। ठीक है, हमारा पर्पज क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर ए है, इसको रेजोल्व करना है मेरे को दो टुकड़ों में, दो पीसेज में टुकड़े करने, किन टर्म्स में? ए और बी की टर्म्स में। तो देखिए, ए के जैसा ही एक ही डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर हमने प्लॉट कर लिया, जो कि एक ट्रायंगल बनाना है मेरे को, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करना है। ऐसा ही बी के पैरेलल एक वेक्टर ले लिया मैंने, पैरेलल ले लिया तो डायरेक्शन वही है, बस मैग्नीट्यूड कुछ टाइम्स होगा, जिसको म्यू टाइम्स या लैम्डा टाइम्स कह दिया है, फाइन, ओके। तो क्या मैं अब ये कह सकते हैं कि जब जो ओ पी वैक्टर है ए वैक्टर है, ओ क्यू क्या हमारा लैम्डा ए, और क्यू पी क्या है यहाँ पर? म्यू बी। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा ए वैक्टर प्लस म्यू बी वैक्टर। तो हमारा काम हो गया, ए को हमने गिवन वेक्टर स्मॉल ए और बी में रिजोल्यूशन कर दिया है, राइट? ओके। दूसरा रिजोल्यूशन हो सकता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, जो कि जनरली न्यूमेरिकल पार्ट में हमारे काफ़ी काम में आता है। रेक्टेंगुलर बोले तो जैसे एक्स एंड वाई डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसमें। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक वेक्टर मेरे पास ए है, जिसको कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना है, टुकड़े करने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं उसके।
ये एक वेक्टर है, उसको के मेरे को कंपोनेंट लेने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इसके हेड से एक प्रोजेक्शन डालते हैं एक्स एक्सिस पर, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन डाला। फाइन। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका टुकड़ा है, कंपोनेंट है, उसको ए एक्स वैक्टर कह दिया, और इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको ए वाई वैक्टर हमने बोल दिया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि देखिए ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर क्या देगा हमको, ए वैक्टर। फाइन। अब ए एक्स ए वाई जो हैं हमारे कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए एक्स और ए वाई क्या कहलाएंगे, ए के दो टुकड़े कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैग्नीट्यूड तो ए एक्स है और डायरेक्शन क्या है भाई, ये आई कैप। तो ए एक्स वैक्टर को हम लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप। इसी तरीके से ए वाई वैक्टर जो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। राइट। तो ए एक्स और ए वाई एक्चुअली स्केलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं या मैग्नीट्यूड्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर के। राइट। अब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करते हैं इन रेक्टेंगुलर टर्म्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में ए वेक्टर का। ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में। तो देखते हैं इसको। मान लेते हैं ए वेक्टर एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, तो ए एक्स के क्या होगा, ए कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेनस। उससे आप करके देखें, एक कॉपी और पेन लेकर बैठें। क्या मैं ए एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा, क्यों, आप कॉपी में लिख के देखो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। इसी तरीके से क्या ए वाई जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, क्या उसको ऐसा लिखा जा सकता है ए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर का लेंथ किसके बराबर होगा, ए वाई। तो ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा के। एम आई राइट। दोनों का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को। कभी भी मैथ्स में या फिजिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा साथ में आ रहा है तो पहले प्रेफर कीजिए स्क्वायर करके ऐड करने की। क्यों, क्योंकि आप आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर किया है, स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, इसको 1 कह देंगे अपन, इसको 1 कह देंगे, तो इनके स्क्वायर का एडिशन ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो आधा काम हमारा हो गया मैग्नीट्यूड वाला। यदि हम 2 में 1 का डिवाइड कर दें, ए वाई और ए एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज ए वाई और एक्स। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये डायरेक्शन के रूप में काम में ले लेते हैं। डायरेक्शन बोले तो किसी गिवन स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ हमारा गिवन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो वो हम डायरेक्शन के रूप में फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है इतना। अब अभी तक हमने किया 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन। ये हो सकता है वेक्टर का 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन हमसे पूछा जाए। 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन कैरी द मीनिंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड द जेड एक्सिस के लॉन्ग हमसे कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ए वेक्टर है जिसके रेजोल्यूशन करने हमको एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग। दिस इज द गिवन वेक्टर ए वेक्टर। फाइन। अब मान लेते हैं कि ए वेक्टर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा। एग्जैक्टली जेड एक्सिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन देखिए कॉपी पर कागज पर हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है कि हम इसको ऐसे ही प्लॉट करें, है ना। अदरवाइज ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस एक्चुअली स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, उसके साथ ए वेक्टर ने गामा एंगल बनाया, जस्ट हमने मान लिया, ठीक है। और ए एक्स ए वाई ए जेड यदि इनके कंपोनेंट हैं, जैसे अभी हमने 2 डायमेंशनल कंपोनेंट्स देखे थे, तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर होगा ए एक्स प्लस ए वाई ए जेड, ठीक है। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या कहलाएंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स। कुछ ये इस प्रकार से ए एक्स एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ए एक्स आई के आपके लिख सकते हैं। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट।
फाइन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की टर्म्स में हम ऐसा लिख सकते हैं इसे वेक्टर को, जैसे अभी 2 डायमेंशन में लिखा था। अब ax, ay and j, az are the magnitude of the rectangular component of the vector a, fine। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए की यदि हम बात करते हैं तो कैसे किया था 2 डायमेंशन में, क्या आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अभी 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर रहती बात। स्क्वायर रूट यदि हम ले लें यहाँ पर तो क्या ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इन द 3 डायमेंशंस। 2 डायमेंशनल कंपोनेंट में हमने देखा था कि डायरेक्शन हमने tan थीटा से फाइंड किया था। अब 3 डायमेंशंस के अंदर हम cos थीटा को यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। किस तरीके से, क्योंकि देखिए हमने मान लिया था कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ कितना बीटा एंड द गामा। तो कभी भी किसी एक्सिस के साथ में 2 डायमेंशन में केवल एक्स एक्सिस के साथ हमने देखा था, तो क्या ऐसा लिखा था कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस। तो जिससे मैं कॉस अल्फा यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताइए, ए एक्स ओवर ए, ऐसे लिखूंगा नहीं लिखूंगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा की टर्म्स में। तो क्या मैं ए एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉस अल्फा। तो ए वाई को क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस बीटा। इसी तरीके से ए जेड को क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉस गामा, राइट। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू क्या ऐसा आ जाएगा, राइट। ये जो हैं ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, फाइन। इनमें एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है, उसे देख लें। यदि मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तीनों इक्वेशन को, आप भी करके देखें, तो क्या ऐसा आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम लूँ इसका तो ए स्क्वायर। अब आप खुद देखो जो न्यूमरेटर में टर्म है इसका सम तो ए स्क्वायर है ना, अभी देखा था हमने, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या इस रिलेशन का सम जो है वो बनाने वाला है, इट कैरी द मीनिंग कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है, फाइन। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पर, व्हाट टाइप ऑफ द वेक्टर 1 ओवर रूट 2 आई कैप प्लस 1 ओवर रूट 2 जे कैप, ये किस तरीके का वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, आप भी करके देखो। क्या रूट 1 हो रहा है यानी कि 1, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर किस तरीके का है, यूनिट वेक्टर है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन इसमें सी की वैल्यू क्या होगा अगर ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हम जानते हैं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो पहले तो, और उसको 1 से इक्वेट कर दो। ऐसे करेंगे, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसको 1 कर दिया। सॉल्व कीजिए, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, सम अप कीजिए, क्या ये 0.89 आ रहा है प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सी की वैल्यू चाहिए अपने को, तो दोनों और स्क्वायर कर लीजिए। करके देखो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये सो नो। तो सी स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस 0.89 मीन्स 0.11। तो सी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, तो क्या इतना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। दिस इज योर आंसर। क्लियर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा बी। अब कुछ ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, A and B are perpendicular vector, means these are two whether the perpendicular vectors. थर्ड ऑप्शन है, क्या A और B पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये एंटी पैरेलल वेक्टर है।
अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करके देखें कि ए और बी में क्या रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं। वेक्टर बी और ए को जब आपने गौर से देखा तो देखो वेक्टर बी थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में बड़ा नजर आ रहा है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, यस -3 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या ये आएगा? और क्या ये ब्रैकेट में जो बचा है क्या ए वेक्टर है आपके पास में? तो आप देखिए कि ए और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ में माइनस के साइन के साथ में रिलेटेड है, तो ये एक तो एंटी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं बी वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो विच वन इज द करेक्ट? द फोर्थ चॉइस इज करेक्ट, द ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि गिवन a इक्वल टू दिस, व्हाट इज द लेंथ इन द xy प्लेन? ये 3D कंपोनेंट्स में एक वेक्टर गिवन है, स्पेस में है ये वेक्टर, लेकिन हमसे केवल ये बोला है XY प्लेन में इसका लेंथ क्या है, XY प्लेन में केवल। तो आप कंसंट्रेट कीजिए केवल XY प्लेन में। x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 1 और y एक्सिस के लॉन्ग है 3, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितना है? √10। क्लियर एवरीबॉडी? एडिशन ऑफ वेक्टर एनालिटिकल मेथड देखने जा रहे हैं हम। फर्स्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था, जिसमें कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। अब यहाँ ये कंपोनेंट्स जो हमने सीखे हैं 2D एंड 3D में, तो उनकी टर्म्स में कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं वो देखने जा रहे हैं प्लेन के अंदर। सबसे पहले तो प्लेन बनता है दो एक्सिस से, एक्स एंड वाई से। तो मान लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर और बी के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और बी एक्स एंड बी वाई है सपोज। तो हम ए वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं और बी वेक्टर को इस तरीके से। अब ए और बी का जो सम है, लेट सपोज रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या हुआ? ए प्लस बी वेक्टर, राइट। वैल्यू रख दीजिए ए एंड बी का, आई आई कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए और जे जे कंपोनेंट एक साथ। अब आर वेक्टर प्लेन के अंदर बात करें तो हम आर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसा लिख सकते हैं आर एक्स आई आर वाई जे। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का हम अगर x कंपोनेंट यानी कि आर एक्स जानना चाहेंगे तो दोनों और कंपेयर कर लें। आर एक्स क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी आई के कोफिशिएंट लेफ्ट एंड राइट में कंपेयर करके। लाइकवाइज आर वाई क्या? ए वाई और बी वाई आ जाएगा, राइट। तो ये वेक्टर एडिशन हुआ एक प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब 2 डायमेंशंस के अंदर, राइट। अब हमने 3D भी देखा था, तो वेक्टर एडिशन देख लेते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। हम दो वेक्टर ले लेते हैं स्पेस में। स्पेस बोलते ही 3D वाली बात हो गई, जिसमें कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट्स होंगे। जैसे ए के मान लिया ए एक्स ए वाई ए जेड और बी के बी एक्स बी वाई बी जेड है, राइट। तो ए वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, और बी वेक्टर को दिस वे। अब सपोज ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर स्पेस के अंदर, मतलब आर वेक्टर इज ए प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू रख दीजिए जैसे अभी प्लेन में किया था हमने। अब आपको क्या करने का है? आई आई कंपोनेंट जे जे एंड के कंपोनेंट को सेपरेट कर लीजिए। ओके, जब स्पेस में बात चल रही है तो मान लीजिए कि आर के भी तो अपने कुछ कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड में, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है? लेफ्ट एंड राइट में आई जे एंड के कॉफिशिएंट से कंपेयर कीजिए। आर एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स, और वाई क्या हो जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई। आर जेड क्या हो जाएगा? इसी तरीके से ए जेड प्लस बी जेड। तो each component of the resultant vector R is the sum of the corresponding component of A and B, is it right? अब ऐसा हो सकता है कि किसी ऑपरेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं कंपोनेंट्स की टर्म्स में। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी स्पेस में। स्पेस मतलब इनके 3D कंपोनेंट्स होंगे। ए ये वाला वेक्टर है, बी बी एक्स आई बी वाई बी जेड के कैप,
और इसी तरीके से सी वेक्टर के स्पेस में ये कंपोनेंट है। ओके, और मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा है a प्लस बी माइनस सी, यानी a और b का तो सम है और फिर साथ में सब्ट्रैक्शन भी, ये ऑपरेशन हमें पूछा गया है। तो इसमें कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे, बात ये चल रही है। तो पहले जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के साथ में इन वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिख लिया। चेक करिए, a b और c को माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, राइट। अब क्या करते हैं, हम i कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे, j कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे और k को अलग, और फिर r वेक्टर स्पेस में तो इसके अपने खुद कंपोनेंट होंगे, rxi, ryj एंड rzk, बाकी एज इट इज। दोनों और कंपेयर कीजिए जिससे कि आपको rx, ry और rz मिल जाए। तो क्या ऐसा आएगा, चेक कीजिए कैसे कर रहे हैं। rx कंपोनेंट दोनों और i का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, और j का अगर आपने कंपेयर किया तो क्या आएगा, क्या ये आ जाएगा, चेक करो, खुद से करके देखो। और इसी तरीके से k का कोफिशिएंट क्या ऐसा आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं जो जनरली डिस्कस नहीं होती है। यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, यूनिट वेक्टर जनरली डायरेक्शन को शो करता है, राइट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर को जान जाएं तो कुछ क्वेश्चन और हमारे इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। इंटरमीडिएट बोले तो जैसे हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, लेकिन इनके ठीक बीच की डायरेक्शन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, उनको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर से। तो चलिए इसको चेक करते हैं। अब आप देखिए ये डायरेक्शन सारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन इनके इंटरमीडिएट भी तो है। नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट। और देखिए वेस्ट एंड साउथ के बीच की डायरेक्शन कहलाती है साउथ वेस्ट। वर्टिकल डायरेक्शन को पहले लिखते हैं हम, ऐसा कस्टम है। और साउथ और ईस्ट के ठीक बीच की डायरेक्शन कहलाती है साउथ ईस्ट। तो अब हमारा यहाँ फोकस है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे नहीं है, इनके इंटरमीडिएट पर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पर, राइट। तो पहले इसको नॉर्थ ईस्ट को समझाते हैं कि इसको कैसे डील करेंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये ए वेक्टर मेरे को है, मैं इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहले, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को, फिर बाकी देखते हैं। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है आपके और बिल्कुल बीच में से जाएगा तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा अनडाउटली, है ना। ओके, ये वाला ए एक्स कहलाएगा आपका और ये आपका क्या कहलाएगा, ए वाई कहलाएगा, राइट। तो टू डायमेंशनल कंपोनेंट में हमने देखा था कि क्या ए वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ऐसा, कोई इशू नहीं है, राइट। ए एक्स क्या था, ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना 45 डिग्री, ए वाई क्या था, ए साइन थीटा। अब ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू क्या है, 1, और ये वैल्यूज आप जानते हैं टेक्नोमेट्री से, cos 45 और sin 45 कितना होता है, 1/√2। ये सारी वैल्यूज को रख दीजिए इसमें, ए की जगह 1 रख दीजिए, cos 45 sin 45 की वैल्यू। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 i प्लस जे। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जो इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर यूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, 1/√2 i प्लस जे। यस और नो, ये कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। कौन सा वेक्टर, 1/√2 i प्लस जे। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 आने वाला है, तो यूनिट वेक्टर है और एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये बात समझ में आई। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कभी बोलेंगे तो फटाफट से न्यूमेरिकल में आप कह दीजिए कि 1/√2 i प्लस जे। आपसे कोई कहे 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 i प्लस जे, ये रोल प्ले करेगा। अब आप देखिए, अब सारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन को बताते हैं। सबसे पहले ईस्ट को हम प्लस एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करें तो ये आई डायरेक्शन हो गया, वेस्ट क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस तो माइनस आई हो गया, नॉर्थ प्लस वाई तो ये जे कैप डायरेक्शन हो गया, और साउथ क्या हो गया, माइनस जे कैप, राइट। अब लिखने का पैटर्न समझ लीजिए। अगर आपको इंटरमीडिएट की बात करनी है और नॉर्थ ईस्ट की बात करनी है तो देखिए आई और जे के बीच में तो पहले तो आई प्लस जे कर दीजिए, और इंटरमीडिएट है तो
45 डिग्री cos 45 वो sin 41 बाई रूट टू लिखते हैं ना। कैसे आया एग्जैक्टली वो हमने यहाँ ड्राइव करके दिखाया। तो आप डायरेक्टली लिखने का पैटर्न समझिए, आई और जे के बीच में आई प्लस जे और इंटरमीडिएट 1 बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट चाहिए आपको, तो किस किस के बीच में आ रहा है, माइनस आई प्लस जे। ड्राइव कर सकते हैं आप चाहें तो ऐसा, तो पहले माइनस आई प्लस जे कर दीजिए और 1 बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप खुद बताइए कि पहले साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर चेक करो क्या साउथ वेस्ट ये आएगा। देख लो माइनस आई और माइनस जे के बीच में, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप मल्टीप्लाई बाई 1 बाई रूट टू। और साउथ ईस्ट क्या आया है आपका, क्या ये आया है 1 बाई रूट टू आई माइनस जे। इज इट क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉय गोज फर्स्ट 20 मीटर ईस्ट। इसमें हम देखने जाएंगे इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। देन 30 मीटर नॉर्थ, फाइनली 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट। कैलकुलेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। तो पहले तो इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं अपन। एक बॉय ईस्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर, राइट, 20 मीटर एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन 30 मीटर नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ 30 मीटर, और फाइनली साउथ वेस्ट, फाइनली साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किधर बोलेंगे आप, लाइक दिस, ऐसा आना पड़ेगा इसको, ये साउथवर्ड डायरेक्शन हो गया इस तरह। अब ऐसे क्वेश्चन को जनरली जो ट्रेडिशनल वे से करते हैं उसमें हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आपको कैसे करना चाहिए वो बताते हैं कि सबसे पहले रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो 3 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है क्वेश्चन में, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट। तो एक को D1 कह दिया, D2 D3 कह दिया, हमने सम कर दिया। अब वैल्यू लिखने का तरीका समझो। D1 ईस्ट में गया 20 मीटर, 20 मीटर, और ईस्ट यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन जैसा, तो 20 आई कैप लिख सकते हैं। फिर नॉर्थ में गया यानी प्लस जे कैप 30 मीटर, यहाँ तक ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर्स का, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है ये, कि मैग्नीट्यूड कितना है 30 रूट 2, राइट। अब ये डायरेक्शन हमने बताई थी साउथ वेस्ट, देखो कैसे लिखने का पैटर्न बताया था, टेक्निक बताई थी। साउथ मतलब माइनस जे, वेस्ट मतलब माइनस आई, तो माइनस आई और माइनस जे के बीच में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई रूट 2 से, तो यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। अब इससे बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 30 आई और माइनस 30 जे। तो आप ये माइनस का 30 जे प्लस 30 जे कैंसिल, तो सिंपल ये बचेगा माइनस 10 आई। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की का मैग्नीट्यूड हुआ 10 मीटर और डायरेक्शन आ रही है माइनस आई। माइनस आई का मतलब क्या हो गया, अलोंग वेस्ट। तो देखो कितना इजीली सॉल्व कर लिया क्वेश्चन में। तो यहाँ रोल प्ले किया है इंटरमीडिएट यूनिट वेक्टर में, राइट। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेक ए परपेंडिकुलर टर्न, लेफ्ट टर्न, गोज फॉर 8 किलोमीटर, फाइनली मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, कवर से 4 किलोमीटर, कैलकुलेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। क्या हो रहा है देखते हैं। एक कार सबसे पहले कहाँ जा रही है, ईस्ट में, कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये कार मूव कर रही है, ओके। फिर उसके बाद में कार ने लिया परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया ये, और नॉर्थ की तरफ गई, कितना 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और फाइनली मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न। फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया कार ने, यानी कि इस तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर, और कवर किया 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर ऐसा कवर किया इसने कार ने, राइट, ओके। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। 3 डिस्प्लेसमेंट है, कर लीजिए D1 प्लस D2 D3। अब इनको आई जे और के में चेंज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। कार ईस्ट में गई थी 2 किलोमीटर, ईस्ट यानी प्लस एक्स एक्सेस, तो आई हो गया। फिर नॉर्थ में गई थी कार एक तरीके से 8 किलोमीटर, तो 8 जे हो गया, राइट। फिर देखिए जैसे उसने परपेंडिकुलर टर्न लिया था राइट के अंदर और 4 किलोमीटर, तो परपेंडिकुलर राइट टर्न का मतलब हो गया दोबारा से ईस्ट, तो 4 आई कैप, राइट।
तो ये हो गया आपका 6i + 8j। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्या 10 मीटर आ जाएगा, है ना। और अगर डायरेक्शन इसकी शो करना है तो देखिए आपका आई और जे में आ रहा है, आई का मतलब ईस्ट, जे का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हो गया वाई एक्सिस के अलाउंग, है ना। और ईस्ट में कितना आ रहा था 6 और ये कितना आ रहा था यहाँ पर 8, है ना। नॉर्थ में कितना 8। तो अल्टीमेटली आपके पास में 6 मीटर ईस्ट एंड 8 मीटर नॉर्थ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा डी वेक्टर इधर ये आ जाएगा। यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए अल्फा है डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ विद द ईस्ट, कितना डायरेक्शन 10 अल्फा 8/6 यानी 4/3, तो ये अल्फा कितना होता है अप्रॉक्स 53 डिग्री, यस और नो। चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की काफ़ी बातचीत हो गई, अब प्रोडक्ट पर बात कर लेते हैं। बात स्केलर से शुरू करते हैं कि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, स्केलर आना चाहिए, सोच के देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है डिस्टेंस। क्या स्पीड और टाइम दोनों स्केलर होते हैं, यस, डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर। तो जब भी हम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से वी आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल देखो, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें क्या आता है मास, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर ही आएगा। पावर को टाइम से करेंगे तो क्या वर्क आएगा, पॉज करके देखो फॉर्मूला, पावर क्या होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा, सहमत है। तो हमने अल्टीमेटली क्या जाना कि स्केलर को कभी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गेटिंग ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सेकंड बात देखते हैं कि आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमेशा वेक्टर आएगा। एग्जांपल से देखते हैं बात को। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, फोर्स बनता है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। मास क्या होता है स्केलर, एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यू आर ऑलवेज गेटिंग ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और एग्जांपल देखिए, टाइम को वेलोसिटी से करोगे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज ए स्केलर, velocity is a vector, displacement is a vector. So always scalar multiply vector, you getting a vector quantity. One more example, mass multiply velocity, क्या linear momentum होता है, mass is a scalar, velocity is a vector, तो linear momentum is a vector. तो scalar multiply with the vector is a vector physical quantity, is it? और सोच के बताओ, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। F.R वर्क बनता है क्या, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और वर्क होता है स्केलर। फोर्स भी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है, लेकिन आपको एक स्केलर मिल रहा है। मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने R क्रॉस F किया तो यू गेटिंग ए टॉर्क जो कि वेक्टर है। तो दो वेक्टर है, उनका मल्टीप्लिकेशन कभी स्केलर आ रहा है, उन्हीं दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर आ रहा है, कभी स्केलर कभी वेक्टर, डिपेंड्स। तो इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर तो टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसका फर्स्ट एग्जांपल है। और यदि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर, द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज ए वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर है हमारे पास, आप एक का मैग्नीट्यूड लीजिए और स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बचे हुए दूसरे वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पे उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलता है या स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। क्या मतलब है इसको देखते हैं, चेक करते हैं बात को, है ना। डेफिनेशन बहुत कम लोग बोलते हैं,
क्योंकि हमने एक डेफिनेशन इसका दिया है। मान लीजिए दो वेक्टर ए एंड बी है ना, इस डेफिनेशन को चेक करेंगे। दो वेक्टर ए एंड बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है। डायग्राम से देखें, मान लो ये वेक्टर और दूसरा आपके पास ये बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, राइट। अब मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाला क्यू से फर्स्ट वेक्टर पर, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ये बी है तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब डेफिनेशन में क्या मैंने बोला, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, यानी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दूसरे का प्रोजेक्शन फर्स्ट पर बी कॉस थीटा, ए मल्टीप्लाई बाई बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी कॉस थीटा, या उल्टा कर लो, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी और इसका इस पर प्रोजेक्शन ले लें तो ए कॉस थीटा, बी मल्टीप्लाई बाई ए कॉस थीटा, आने वाला तो एक ही है ना, क्या यही आएगा ए बी कॉस थीटा। इसी को कहते हो आप स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड मान लो, और स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो बचा है इसका प्रोजेक्शन लीजिए पहले वाले वेक्टर पे बी कॉस थीटा, तो हमको क्या देता है, स्केलर प्रोडक्ट। फाइन। अब ये एप्लीकेशन हमारे फिजिक्स में कहाँ काम में आता है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क आ जाता है, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पावर मिलता है, और 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, टॉर्क और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रोटेशनल वर्क मिलता है हमको, टॉर्क एंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रोटेशनल पावर मिलता है। 12th का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। तो ऐसा एक तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिजिक्स में काम में आते हैं, मैनी मोर एग्जांपल्स, मैनी मोर फिजिकल क्वांटिटी हम स्केलर प्रोडक्ट की मदद से यूज करते हैं। फाइन, तो मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। वेरी फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी कभी सोचा आपने, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? स्केलर क्वांटिटी जो कि डॉट प्रोडक्ट से मिलती हैं वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एफ डॉट डी या फाई ई डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, राइट। अब थीटा यदि 0 90 के बीच में है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है तो ए डॉट बी प्लस, यानी ये दोनों वर्क हो चाहे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दोनों पॉजिटिव आएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो गई तो उस केस में कॉस थीटा हो जाता है नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। उस केस में वर्क या फ्लक्स जैसी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएंगी। बस समझ में आई। और दूसरी बात, ये तो बताया पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरा, ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से मिलती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे स्पीड, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। तो ये हमेशा हमारी क्या होगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है फिर, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बोलेंगे कि स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। स्केलर क्वांटिटी कैसे मिलती है, या तो डॉट प्रोडक्ट से या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से मिल रही है तो अब तो पॉजिटिव होगी, और डॉट प्रोडक्ट से है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से कुछ भी हो सकती है। क्लियर है वाली बात? ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज कर लें तो इसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा है तो बराबर ही है ना, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। एग्जाम्पल लें यूनिट वेक्टर की सहायता से, आई डॉट जे या जे डॉट आई में निकालूं, क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, चाहे उल्टा कर लें। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0। आंसर कितना आया, 0। तो आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों बराबर होंगे और उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है।
इसी तरीके से करके देखो, क्या जे डॉट के और के डॉट जे की वैल्यू 0 होगी, एंड के डॉट आई और आई डॉट के की वैल्यू 0 होगी। यस, इट इज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चलिए, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि आपको ए डॉट बी प्लस सी चाहिए, तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइन। अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, तो ये बी कॉस थीटा कहला रहा है, मैग्नीट्यूड। तो या बी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए का डिवाइड कर दो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकूंगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। अब ए वेक्टर में ए का डिवाइड करेंगे तो ए यूनिट वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है। और आपसे बोले कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ए का बी के अलोंग कंपोनेंट, तो क्या वो ए कॉस थीटा होगा, क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, यस वी कैन डू, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कंपोनेंट। मान लो ए वेक्टर ही है एंड बी वेक्टर ही है, तो अब हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है और उस देखते हैं क्या होता है। फिर जब भी आप ये करें तो केवल एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, वाई वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, जेड जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन आपके रिजल्ट में आएगा। आप करके देखें, ए डॉट बी है ना, क्या करेंगे, ए एक्स आई को पूरे इस वेक्टर से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर ए वाई जे को पूरे से, फिर ए जेड के को, और आई डॉट आई, आई डॉट जे, ये सब हमने देखा था, है ना, उनकी वैल्यू रखी है और देखिए फाइनल रिजल्ट ये आता है क्या। और फिर आप इसको याद रख लीजिए, रिजल्ट को, बहुत काम का है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बस एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड कंपोनेंट, राइट। चलिए अब वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए इनकी डेफिनेशन जनरली नहीं दी जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर दी है, उसको ध्यान से देखें और हम उनको टैली भी करवाएंगे कि ये डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जनरेटेड बाय द टू वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात चल रही है उनके द्वारा जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम, वो हमको देता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसको टैली करेंगे अपन प्रॉपर्टीज के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बात को। मान लीजिए दो वेक्टर हैं एट बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ये दिखाया है इसके अंदर है, राइट। कुछ ऐसा देखिए, ये मान लीजिए ए वेक्टर और ये दूसरा बी वेक्टर है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक दूसरे के साथ है थीटा एंगल पर, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, पैरेललोग्राम जो बनेगा उसका एरिया होता है। इसको हम आगे प्रूव करेंगे। और इस प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई किया गया है। ये नॉर्मल डायरेक्शन है तो ये क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इसलिए इस यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एन कैप क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए क्रॉस बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन। क्लियर है ये वाली बात। अब डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी किसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं या कॉर्क रूल से। आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ टर्न कीजिए, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को टर्न कीजिए, और जो थंब की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन देगा आपको एन कैप की डायरेक्शन। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, वन स्टेप बाय स्टेप कीजिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मुट्ठी बांधते हैं ऐसे। फर्स्ट वेक्टर ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस रूल। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट था कॉम्यूटेटिव, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता है। कारण यदि मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं तो सबसे पहले
मैग्नीट्यूड क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का, दोनों के बीच का एंगल का साइन। इसकी डायरेक्शन यदि हम देखेंगे बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो अगर ये एन कैप है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन माइनस एन कैप हो जाएगा, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इधर आ गया, आप खुद देखिए कि ये तो बी क्रॉस ए क्या हो गया, माइनस ए क्रॉस बी। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, माइनस के साथ हुए हैं ये तो रिलेट। अगर आपसे कहें आई क्रॉस जे निकालिए, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और आई क्रॉस जे करेंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर हो जाएगा एन कैप की जगह, तो अल्टीमेटली के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या आया, के। इसी तरीके से जे क्रॉस आई निकालेंगे तो माइनस के आएगा, चेक करें तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से जे क्रॉस, अब लिखने का पैटर्न समझ लीजिए, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आई क्रॉस जे के आना है, जे क्रॉस के क्या आना है आई कैप, के क्रॉस आई क्या आना है जे कैप, और उल्टा चलेंगे तो माइनस के साथ आती जाएंगी ये चीज़ें। फाइन, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी आपसे पूछा जाए, ए क्रॉस बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो एन कैप इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ द टू वेक्टर्स, पैरेलल है कि नहीं ए एंड बी। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी पैरेलल हो तो आप देखिए उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, और साइन जैसे जीरो होगा तो वो तो जीरो बना देगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो वेक्टर। तो जैसे ही दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आप क्या कहेंगे कि उनका आंसर कितना होगा, जीरो। आई आई का क्रॉस प्रोडक्ट करें या जे जे का करें या के का, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। राइट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमने एग्जांपल लिया है, ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर है होगा। अभी हमने देखा खुद का खुद के साथ करेंगे तो साइन थीटा जीरो, और ए में से ए माइनस करेंगे तब भी जीरो आएगा। लेकिन ऑल्दो ये जीरो आ रहे हैं लेकिन ये दोनों फिर भी इक्वल नहीं होते हैं, कारण ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, लेकिन माइनस जो करते हैं या प्लस करते हैं तो जो हमको रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसी डायरेक्शन में आता है, डायरेक्शन अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस ए की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द ए होगा, परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर आएगा, लेकिन ए माइनस ए की जो डायरेक्शन होगी वो ए के ही प्लेन के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब जीरो में तो डायरेक्शन दिखाई नहीं देती है, फाइन, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन द थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट, जैसे उसका देखा था आपने स्केलर प्रोडक्ट का, क्या बताया था, एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई वाई का प्लस जेड जेड का, ये क्या होता है। तो देखें, मान लो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अब इनका करना है क्रॉस प्रोडक्ट 3D में, तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, इसमें पहले से लिख लो आई, कंपोनेंट्स लिख लो, जे लिख लो, के, राइट। फिर सबसे पहले आई, और आई से जो पास हो रही है चाहे रो हो और कॉलम, उसको छोड़ दो तो क्या बचा, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब जे की बारी है, तो जे से जो पास हो रही है उनको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, और आगे आगे चलते रहो क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कई बार हम वो का वही लेते हैं ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, मैथ्स में करते हैं तो इसको, अभी फिलहाल हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो पहले ए जेड बी जेड लिखा है इसलिए प्लस, है ना, ए एक्स बी एक्स, और के करेंगे तो फिर के बाद ये आ जाएगी ना बारी, तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे माइनस के साथ में, आई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया तो ए वाई बी जेड, बीच में माइनस लगा के आ गया। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई किया माइनस लगा के ये वाला, ठीक है ना, कैसे लिखा है हमने बता रहे हैं, ए एक्स बी वाई माइनस लगाया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ओके।
अब मान लो a क्रॉस b c वेक्टर, इसकी वैल्यू कुछ ना कोई वेक्टर ही आने वाली है, c वेक्टर है ना। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ये y कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ये, और z कंपोनेंट सी जेड ये कहलाएगा। am I right? क्लियर रहती बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ द टू वेक्टर a और b आर पैरेलल। तो सबसे पहले a क्रॉस b जो भी वेक्टर है वो जीरो वेक्टर होगा, जिसको हम सी वेक्टर कह रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले ही बात किया था, लेकिन यहाँ 3D कंपोनेंट्स दे रखे हो तो फिर कैसे चेक करेंगे वो बता रहे हैं। मान लो a वेक्टर ही है और b वेक्टर ही है हमारे पास। हमने देखा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो जीरो आने वाला है, जीरो आने वाला है। सी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर ये जीरो है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड और बी जेड लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये फर्स्ट कह दिया, अब वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, है ना। आप जेड भी ले सकते हैं, दो से हमारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या ए एक्स बाई बी एक्स की वैल्यू ये होगा, चेक करो इसको, दूसरा इक्वेशन। अब देखिए इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, कि एक्स एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई वाई कंपोनेंट का रेशियो, जेड जेड कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होता है। अगर दो वेक्टर्स में ऐसा हो कि कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल है, तो हम कहते हैं वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और एक और बात, अगर जो रेशियो आ रहा है, मान लो +2 आ रहा है या +1 आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, तो पैरेलल कहलाएगा। और माइनस आ जाएगा तो एंटी पैरेलल कहता है ना फिर उसको, है ना। उस केस में k की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाएगी। फाइन, क्लियर है। कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर। अगर 3 पॉइंट हैं और एक ही लाइन पर है, तो उसके लिए भी हम ये क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पी क्यू आर एक ही लाइन पर हों, जिनके की पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं, तो ज़रूरी है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए 0 होगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अब उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने दी थी कि हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, उसको टैली करवाते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल के दिखाते हैं पहले तो, कि दो वेक्टर से जो बनता है, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर मेरे पास है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो पैरेललोग्राम बनाया पहले तो ये तो बना पैरेललोग्राम, इसका एरिया निकालना है मेरे को। उसके लिए मैंने एक बार परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया, थीटा। हमें पता है अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये बी कॉस थीटा हो गया और ये बी साइन थीटा हो गया, राइट। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का हमारा डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पैरेलल सेट ऑफ द साइड। अब ये दो साइड्स थी ए एंड बी, इसमें एक साइड मैंने ले लिया, ठीक है। फिर मिनिमम सेपरेशन, ये मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, बी साइन थीटा। एक लेंथ, एक साइड का ओपी, और मिनिमम सेपरेशन क्या है, आर डी। ये होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ओपी का लेंथ क्या है, ए, और सेपरेशन क्या है, बी साइन थीटा। तो क्या ए बी साइन थीटा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया, यस। हमने क्या लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट को, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो डेफिनेशन क्या था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। टैली होगी बात, ओके। तो ए बी साइन थीटा क्या है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब आपसे कह दिया जाए कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल जैसे दो वेक्टर से बन रहा है ए और बी से, तो ये मैं डायगोनल खींच दूं तो ये ट्रायंगल हो गया आपका। क्या इस पैरेललोग्राम का जो एरिया था उसका हाफ है क्या ये, या ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ओपी, और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये बी साइन थीटा यानी आर डी। तो आप या तो ये कह सकते हो कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका हाफ होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्लियर हो गया ये वेक्टर आपका। नेक्स्ट
लेक्चर हम लेंगे इसी का, इसी चैप्टर का, मोशन इन प्लेन का, एक्यूरेटली मोशन इन द प्लेन। उसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है इन ए प्लेन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इन ए प्लेन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोशन इन ए प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।